अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी आपकी हमारी सबकी फ़ेवरेट नाज़िया इलाही खान है। बहुत शुक्रिया नाज़िया, क्या जा पाई हैं, थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जय श्री राम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। जवाब दे रही हूँ, नहीं तो फिर से एक हैशटैग हो जाएगा मेरे और आपके नाम से कि नाज़िया तो मुकम्मल मुसलमान ही नहीं है। अरे कहने दें, किसी का सर्टिफ़िकेट हमें नहीं चाहिए, हमें पता है कि हम क्या हैं और हमें किसी के ऊपर जताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सब लोग हमारे पीछे वैसे ही लगे रहते हैं, इनको लगे रहने दें। लेकिन इस वक़्त हम बात करेंगे कंगना की और आप जानती हैं कि उनको जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर जो है किस तरह से उनके साथ बिहेव किया गया और जो लेडी थी, वो खुद भी जो है बताए जा रहे कांस्टेबल थी। कैसे देख रही हैं आप इस सारी न्यूज़ को? आज़ू जी, मैं इस पूरी न्यूज़ को बताने से पहले बिकॉज़ मैं अभी उसी राज्य में हूँ जहाँ पर कंगना आई थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद उसी एयरपोर्ट से मैं आई। तो चंडीगढ़ मैं से। आप तो मैं आपको पूरे डिटेल्स के बारे में बताऊँगी, लेकिन मैं पहले ये बता देना चाहती हूँ कि कंगना है कैसी एक्चुअली में। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से बॉलीवुड में उसको कॉर्नर करने की कोशिश की गई, मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से करण जौहर ने उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया और ऐसा वैसा मजाक नहीं उड़ाया था, मतलब पूरे बॉलीवुड में उनका एक मजाक बना करके रखने की पूरी कोशिश कर दी गई थी। बड़े बड़ी फिल्में उनके हाथ से छीनी गई थी। उसके बाद फिर राष्ट्र प्रेम जो उन्होंने दिखाया था, उसकी वजह से उद्धव ठाकरे ने जिस हिसाब से उनका घर तोड़ा था, उनको बेघर किया था महाराष्ट्र बॉम्बे से। पर हर एक जगह पर मैंने कंगना जी को बहुत स्ट्रॉन्ग महिला के तहत देखा है। मैंने कंगना जी को ऐसे सिचुएशन में भी देखा है कि जब वो ट्विटर पर आती हैं लॉकडाउन में और लॉकडाउन खत्म होता है, उनका ट्विटर भी बैन हो जाता है। जैसा हाल अभी मेरा है हुँ, कि मेरा हुँ। वेरीफाई हटा दिया गया है, वो ऑब्जर्वेशन में डाल दिया गया है ट्विटर को। तो मैंने ये परिस्थिति उनके सामने देखी है, लेकिन वो अपने कदम को कभी भी मतलब टूटने या हिलने नहीं देती हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला हैं और देश प्रेम इतना ज्यादा उनके अंदर है कि कहीं ना कहीं इस देश प्रेम की वजह से जो ग्लैमर वर्ल्ड है, जो बॉलीवुड है, वो उनसे छूट गया इसी देश प्रेम की वजह से। क्योंकि बॉलीवुड में कोई भी जो देश प्रेमी किस्म के जो एक्टर एक्ट्रेस आ जाते हैं, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। इसकी एक मिसाल भी मैं आपको दे देती हूँ कि बहुत जमाने पहले मनोज कुमार जी आए थे और वो हमेशा देशभक्ति के ही मूवीज किया करते थे, पर बहुत सारे उस वक्त भी अपना नाम हिंदू रख करके पर वो मुसलमान होते थे और उन्होंने उनको उनको काठीबाजी करने की बहुत कोशिश की थी और बड़े बड़े फिल्में उनसे छीन लिया जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में कंगना रनावत एक बहुत स्ट्रॉन्ग महिला नेत्री के तहत नजर आएंगी इस भारत देश में। और जिस हिसाब से एक थप्पड़ कांड उनके साथ हुआ है, अब मैं इस पर आती हूँ। देखिए, अब मोदी जी का जब पहला टर्म था, भारत के प्रधानमंत्री ने जब पहली बार शपथ लिया था, तब भी उन्होंने कहा था कि कोई जस्टिफिकेशन क्रिमिनल एक्टिविटीज पर, टेररिज्म एक्टिविटीज पर, गुंडाइज्म एक्टिविटीज पर नहीं चलेगा। जब उन्होंने दूसरी बार शपथ लिया, तब भी उन्होंने जीरो टॉलरेंस कहा और जब इस बार हैट्रिक हैट्रिक जवाहरलाल नेहरू के बाद हैट्रिक, मतलब बरसों के बाद, डेकेड डेकेड के बाद हुँ। जब 9 जून को दोबारा वो शपथ ले रहे हैं, तो आज जिस हिसाब से पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी बहुत ही मतलब रोंगटे खड़े करने वाली जब उन्होंने स्पीच दी, तब भी उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई भी जस्टिफिकेशन वायलेंस पर नहीं चलेगा, जिहादी एक्टिविटीज पर नहीं चलेगा, टेररिज्म एक्टिविटीज पर नहीं चलेगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज पर नहीं चलेगा। और जिस तरह से कुलविंदर कौर जो सीआईएसएफ कांस्टेबल थी, उन्होंने थप्पड़ लगाने के बाद जस्टिफिकेशन क्या दिया कि फार्मर प्रोटेस्ट में उनकी मां बैठी थी। देखिए, हमारे भारत में आरजू जी किसानों को अन्य देवता माना जाता है। किसानों को हम एक आर्मी को हम हीरो बोलते हैं जो हमारे देश की सेना है, और दूसरा हम अन्य हीरो जो अनाज देता है उसको भी हुँ। हम हीरो मानते हैं, क्योंकि देश की सेना से हम सुरक्षित होते हैं और किसान से हम जिंदा रहते हैं। क्योंकि अगर वो अन्न देना बंद कर दे, वो एग्रीकल्चर बंद कर दे, तो शायद हम भूखे मर जाएंगे।
तो हम हमारी नजरों में भारत की जो प्रथा और संस्कृति रही है, उसकी नजरों में किसान सिर्फ किसान नहीं है, अन्य देवता है। लेकिन जब टिकैत जैसा एक पॉलिटिकल बंदा फार्मर प्रोटेस्ट लेकर के बैठता है 2020 में, और बहुत सारे दलों का एक टूल किट बन करके बैठता है, तब वो फार्मर प्रोटेस्ट तो नहीं कहलाता है। एक ऐसा बंदा जो फार्मर प्रोटेस्ट लेकर के बैठता है, जो कई इलेक्शन हार चुका होता है, जो काफी बार पॉलिटिक्स में अपने कदम को जमाने की कोशिश करता हुआ नजर आया है, पर पॉलिटिक्स में कदम जमा नहीं पाया है, तो वो क्रोध जो है, वो जेलेसी जो है, वो तब निकलती है कि चलो ठीक है, कोई एक दल का आदमी बहुत सारे पैसे दे रहा है और उस पैसे को हम अपने पॉकेट में डाल करके अपनी लैविश लाइफ को बहुत खूबसूरत कर लेते हैं और एक प्रोटेस्ट लेकर के बैठ जाते हैं। मैं उसका एक एग्जाम्पल भी आपको देती हूँ, तो जनता को समझने में, व्यूअर्स को समझने में बहुत आराम होगा। मैं खुद कह रही हूँ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में एक अहम मुकाम है मेरा और ये पूरी दुनिया जानती है, इंटरनेशनल लेवल पर लोग जानते हैं। जब पहलवान आंदोलन हुआ था, महिला पहलवान आंदोलन, तो स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा मेंबर बनी, उन्होंने दिन रात एक किया था उनकी आवाज को रेज करने में, उनकी आवाज को ऊंचा करने में, उनकी आवाज बनने में और उनको न्याय दिलाने में। जब उसी अरविंद केजरीवाल के सामने, जब उसी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के सामने स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के ही गार्ड से पिट जाती हैं, बेआबरू और बेइज्जत हो जाती हैं, तब यही महिला पहलवान स्वाति मालीवाल के पक्ष में सहानुभूति के लिए एक ट्वीट तक नहीं करती है। एक ट्वीट, एक नॉर्मल जो छोटा सा ट्वीट होता है ना, आज अगर मुझे पता चलेगा कि आरजू जी बीमार हैं, तो एटलीस्ट अगर मुझे पता चल गया तो एटलीस्ट मैं ट्वीट तो जरूर करूंगी कि मुझे पता चला है कि आरजू जी बीमार है, गेट वेल सून आरजू जी, इतना तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि ये इंसानियत होती है। ये दिस इज क्वाइट नेचुरल कि मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती, मैं आपकी तीमारदारी नहीं कर सकती, मैं आपके सर नहीं सहला सकती, लेकिन एक ट्वीट इंसानियत का सबूत तो दे देता है। वो भी नहीं किया महिला पहलवान ने। तो इस तरीके के इंडी अलायंस के टूल किट, इस तरीके के जो आतंकवादी ग्रोह हैं, वो काम करते ही रहते हैं। अब अभी देखिए ना, अरविंद केजरीवाल जब अरेस्ट हुआ तो पन्नू वो सबसे ज्यादा रो रहा था और चीखें आ रही थी पाकिस्तान से। मैंने पाकिस्तान चैनल पर कहा भी, कुछ यूट्यूबर से मैंने कहा भी कि अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो पन्नू दे दे उनकी बेगुनाही का सबूत अरविंद केजरीवाल के, या पाकिस्तान खुद दे दे अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही का सबूत। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से द सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स ने, सीआईएसएफ ने, कांस्टेबल जिसने थप्पड़ मारा है कंगना जी को, जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुई है मंडी से जीत करके इसी 18वीं लोकसभा में, और कुछ दिन के बाद शपथ भी लेने वाली हैं, उनको सस्पेंड भी किया है सीआईएसएफ की पूरी टीम ने, उनके जो बड़े आला अधिकारी हैं, और उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ और अरेस्ट भी हो गई है। देखिए, जिहादी आतंकी विथ यूनिफॉर्म तो अच्छा नहीं लगता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है। आज मुझे अगर किसी से नफरत है या किसी से गुस्सा है, तो मैं काला कोट पहन करके किसी को थप्पड़ तो नहीं मार सकती, ये तो मैं कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल। अगर काला कोट जब हम पहन लेते हैं ना आरजू जी, तो उसके बाद अगर कोई हमारे मुंह पर गाली भी देकर चला जाता है ना, तो भी हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। हम उसको थप्पड़ नहीं मार सकते, क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। यूनिफॉर्म का यही तो एक शान है, आन बान और शान है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन नाजिया 2020 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कंगना ने, और अब 2024 में आके इनको ये याद आया। और वैसे तो इस तरह के जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, इवन अगर पाकिस्तान में भी कोई प्रोटेस्ट होते हैं, हम लोग तो बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि कुछ लोग जो हैं, सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग जरूर कुछ ना कुछ अपने लालच के लिए या अपने पैसों के लिए या किसी चीज के लिए आके उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसी कौन सी गलत बात कह दी थी? और उनका वो मैंने जो वीडियो देखा है, वो जो कांस्टेबल है वो कह रही थी मेरी माँ भी उसमें थी। तो आपकी माँ को थोड़ी वो कह रही थी, वो तो एक जनरली बात उन्होंने की थी कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शायद पैसे लेकर बैठे हैं। तो उसमें इतना भड़क जाना, और 4 साल के बाद आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं से किसी ने भेजा होगा? क्योंकि एक आध वीडियो ऐसी भी मैंने देखी सोशल मीडिया पर, इंडिया से ही एक साहब बैठ के कह रहे हैं कि हम 1 लाख इनाम देंगे इनको। फिर वहां से कनाडा से भी जो पन्नू और जिनके आप नाम ले रही हैं, तो उन्होंने भी कहा कि जी
$10,000 का इनाम देंगे, इस किस्म की चीजें भी चल रही हैं। मतलब लोग इनाम भी दे रहे हो, अगर इन्होंने इनाम एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। अब मैं इसके लिए भी आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स दे देती हूँ। मैंने जब 2023 में हम्म, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के ऊपर केस किया था कैलकाटा हाई कोर्ट, द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट में, कि वो ईद की नमाज में क्यों जाती हैं। 2022 में भी किया था और 2023 में भी किया था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया था कि वो ईद की नमाज में क्यों जाती हैं, क्योंकि हमारे अल कुरान के हिसाब से, हमारे इस्लाम के हिसाब से ईद जो होता है वो पॉजिटिव वाइब्स का और पॉजिटिव मैसेज का तरीका होता है, एक दूसरे को ग्रीट करने का, एक दूसरे को मुबारकबाद देने का। उसको पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता है, या कोई प्रोवोकेटिव हेटरेट या पॉलिटिकल स्पीच नहीं दी जा सकती है। तो नेताजी इंडोर स्टेडियम से ममता बनर्जी साहिबा, जो वेस्ट बंगाल की, जहां की मैं वोटर हूं, जहां पर मैं मतदान करती हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा एक मुसलमान लड़की है, बंगाली में उन्होंने कहा कि एक मुसलमान लड़की है, वो अपने इस्लाम की बागी है और वो जाकर के कैलकाटा हाई कोर्ट में केस करती है, मुझे बुलाया जाता है इसलिए मैं आती हूँ। तो उनके साथ साथ फिर उनके नेता मंत्रियों ने भी मुझे बहुत मलाइन किया, फिर उनके जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत मलाइन किया। मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। अगर एक लड़की को, एक महिला को अगर गाली दिया जाए, एक मर्द को भी गाली दिया जाएगा तो उसको भी बुरा लगेगा। तो मैं क्या करती, मैं क्या उस गरिमा, एक मुख्यमंत्री की गरिमा को तोड़ देती अपना गुस्सा पूरा करने के लिए? ये तो बिल्कुल संभव नहीं था। मैंने उनकी शब्दावली का जो रिप्लाई दिया है वो मैंने पूरे अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ दिया, कानून के हिसाब से दिया, कि मुझे ये बात बुरी लगी, मैं मुसलमान महिला हूं और मेरे हिसाब से और कुरान के हिसाब से वो गलत कर रही है, इसलिए मैं सीधा कोर्ट गई। मैंने कोई आंदोलन नहीं किया, मैं कहीं धरने पर नहीं बैठी, मैंने कोई भूख हड़ताल नहीं किया, और ना ही एक ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक गरिमा, एक ऑनरेबल बॉडी को, मुख्यमंत्री को मैं किसी डिफेम और मलाइन शब्दावली के साथ मैं उनको बेइज्जत कभी नहीं कर सकती थी। तो ये एक तरीका होता है अपने गुस्से का रिप्लाई देने का। अब आती है बात कि अभी 2023 की ही घटना है, एकदम एंड की, जब हमारे, नहीं 2024 की घटना है, हाँ 2024 की घटना है, जब हमारे पार्लियामेंट पर वो ऑरेंज ऑरेंज रंगों के साथ अटैक हुआ था। सीपीआईएम के उसमें कैडर थे, और भी बंगाल से भी एक कैडर आया हुआ था। तो वो जो अटैक हुआ था उसमें भी पन्नू ने उन लोगों को अवार्ड देने की बात कही थी। उसमें भी देश के जो विरोधी हैं, जो देश से, इस देश की उन्नति से नफरत करते हैं, जो इस देश के सक्सेस से नफरत करते हैं, जो इस देश में संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखा गया है उससे नफरत करते हैं, कानून को सख्त किया गया है 10 सालों में उससे नफरत करते हैं। तो उन लोगों ने वैसे वैसे क्रिमिनल को, जो पार्लियामेंट पर अटैक करते हैं, घुस करके बंदर की तरह उछलते हैं, उनको भी पन्नू ने कहा था कि इनको तो हम अवार्ड देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी एक गैंग चल रही है हमारे भारत में, ऐसी एक गुट चल रही है हमारे भारत में, ऐसी एक टीम बिखरी हुई है, टुकड़े टुकड़े गैंग होकर के, जो गाहे बगाहे अपनी अपनी क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज को करती है। और उसके बाद फिर पन्नू जो है वो अपने आप को सामने ला करके, या कोई और मुस्लिम कंट्री के लोग अपने आप को सामने ला करके ये बताते हैं हम तो अवार्ड देंगे। अरे भैया अवार्ड दे दो ना, पहले पहले क्या नहीं दिए होगे, पहले कुछ भेजे होगे तभी तो इतना बड़ा कांड किया। देखिए जब भी हम किसी ऑनरेबल, एक मामूली आदमी को भी अगर आप थप्पड़ मारते हो, तो हमारे भारत के कानून के हिसाब से 509 506 की धारा लग जाती है, और उसमें कुछ सजा भी हो जाती है, पेनल्टी भी हो जाती है, और हैरेसमेंट भी होता है। एक मामूली व्यक्ति को अगर आप एक थप्पड़ मार रहे हो तो इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप थप्पड़ मार रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपके ऊपर क्या होने वाला है। तो परिणाम को जानते हुए, पनिशमेंट को जानते हुए, सारी चीजों को जानते हुए अगर आप कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको किसी ने कन्विंस किया है, आपको किसी ने मोटी रकम दी है, तब जाकर के आप अपनी जिंदगी को इतना विपद में और इतनी मुश्किल में डाल रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और जबकि मैं, जैसे मैंने कहा कि 2020 में जो कुछ उन्होंने कहा था वो कहा था, और मेरे ख्याल इतना ज्यादा कुछ गलत नहीं था जिसके ऊपर आप जाके किसी को हिट करना शुरू कर दें। और जबकि आपकी खुद की जिम्मेदारी, आप खुद सिक्योरिटी के उस पे खड़े हैं उस काम को छोड़कर, और आप ये कर रहे हैं, तो यकीनन ये कांस्टेबल जो है इनको अभी देखिए ना आरजू जी, मैं एंड में एक और आपको हाँ बात बता देती हूँ। अभी देखिए
कि ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन राहुल बाबा और इंडिया अलायंस एक ही बात रटता रहा कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो वो संविधान बदल देंगे। अरे भैया, अगर उनको बदलना होता तो वो 10 साल में बदल देते ना, वो तीसरी बार का इंतजार ही क्यों करते? तीसरी बार का इंतजार ही क्यों करते? वो बदल देते 10 साल। 10 साल काफी था उनको संविधान खत्म कर देने के लिए या संविधान बदल देने के लिए, 10 साल काफी था। लेकिन उन्होंने जाहिल की फौजों को ये समझाया और जाहिल के फौज ये समझे भी। और आज जब पार्लियामेंट में भारत के प्रधानमंत्री जब अपने अपने संवाद को रख रहे थे, अपनी स्पीच को रख रहे थे, तो स्पीच रखने से पहले उन्होंने भारत के संविधान को माथा टेक करके चूमा है और कहा है कि इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा और इसकी सम्मान ही हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ ही नाज़िया हम जैसे आपने बात की कि अब मेरे ख्याल है 9th को शायद अब ओथ लेंगे मोदी जी। उनकी एक पिक्चर भी आई है जिसमें आपकी प्रेसिडेंट उनको दही खिला रही है ना, वो चीनी दही चीनी खिलाई जाती है, तो वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। कौन आपके ख्याल से कौन-कौन सी कंट्रीज़ है जिनके हेड ऑफ स्टेट आएँगे? जी। मुझे याद है आरज़ू जी कि हमारी मेरी पूरी फैमिली मुस्लिम है और कभी भी कोई भी किसी ने भी किसी इंटर रिलीजन में शादी नहीं की है। पुश्त दर पुश्त हम लोग मुसलमान हैं। लेकिन मुझे याद है कि क्लास 1 की भी एग्ज़ाम के लिए जब हम लोग जाते थे तो मेरी मम्मी हम लोगों को दही चीनी खिलाती थी। मुझे याद है। तो ये एक सभ्यता भारत की है, बिल्कुल है। और जो संवैधानिक मुसलमान हैं, वो इन चीज़ों को लेकर के चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। और काफ़ी देशों से जो है वो ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं। 9 जून को 7:15 में शपथ है और एक हैट्रिक जो शपथ है और पूरी दुनिया, पूरे देश, पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो 9 जून को टीवी पर रहेगी। और बहुत गर्मी की वजह से इस शपथ समारोह को, क्योंकि खुले मैदान में होगा, बहुत लोग आएँगे, बहुत ब्यूरोक्रेट्स आएँगे, बहुत देश के प्रेसिडेंट आएँगे, बहुत देश के प्राइम मिनिस्टर्स आएँगे, तो और बहुत सारे गेस्ट भी आएँगे। तो इसलिए इसको शाम का वक़्त दिया गया है ताकि वेदर थोड़ा अच्छा रहे। हाँ, वेदर। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में लोगों की नज़र सिर्फ़ टीवी चैनल पर होगी। जब वो मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब कहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आई मीन सारे सारे जो देशभक्त, जो देश प्रेमी हैं उनके रोंगटे खड़े होंगे। क्योंकि बहुत मेहनत के बाद, बहुत परिश्रम के बाद देश को एक इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, उनको हम खोना नहीं चाहते। बिल्कुल और यकीनन मेरा ख्याल है वेदर भी कुछ बेहतर ही होगा क्योंकि हमारे यहाँ तो यही बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में शायद बारिश भी हो जाए, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी दिल्ली में होगा ना ये दिल्ली में ही हाँ, है? दिल्ली में जी दिल्ली में ही हाँ, है। और जी हाँ। दिल्ली में बहुत गर्मी है। आज तो सुबह से जो टीवी चैनल पे, स्टूडियो पे काफ़ी पॉडकास्ट वगैरह थे मेरे, लेकिन गर्मी इतनी बुरी है कि मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब तबीयत खराब हो जाएगी, इतनी गर्मी है। इसीलिए बहुत इवनिंग में ये समारोह रखा गया है। बिल्कुल, यहाँ पर भी ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप इस वक़्त दिल्ली में ही हैं, आप भी जाएँगी उस इवेंट में बिल्कुल और वहाँ से डेफ़िनेटली कोई ना कोई पिक्चर्स और वीडियोज़ जो है वो आपके सोशल मीडिया पर जो है वो हम इंतज़ार करेंगे कि देखेंगे क्या होता है। लेकिन पार्लियामेंट जो है उसके बाद कितने टाइम के बाद जो है पूरी कैबिनेट जो है वो तैयार होगी आपके ख़्याल से? कि जब वो ओथ ले लेंगे मोदी जी उसके कितने दिन के अभी बाद जो है हमारा वो अनाउंस करेंगे अपनी अपनी पार्लियामेंट को या अपनी कैबिनेट को? देखिए, सारी प्रक्रिया चल रही है। कैबिनेट मंत्रालय जो है उसके ऊपर भी जितनी भी कन्फ्रंटेशंस हैं, जितने भी गौर-तालाब है वो किए जा रहे हैं और कल शाम तक सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाएँगी और कल 8 तारीख भी है और 9 को शपथ के बाद अगर मैं और आप बैठेंगे तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली हम बिल्कुल बैठेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे और अपडेट्स लेंगे। लेकिन आज के लिए बहुत शुक्रिया कि आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। पानी-वानी पीते रहें। मैं सबको बोलती हूँ बहुत गर्मी है, पानी पीते रहें। थैंक यू सो मच नाज़िया कि आज आपने जॉइन किया। वंदे बहुत मातरम, शुक्रिया। भारत माता की जय। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।